नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी आज दूसरी क्लास है बेसिक कंसेप्ट पे। बेसिक कंसेप्ट की क्लास है वो 2 है। तो इसमें आज फिर हमने 40 क्वेश्चन लिए हैं और कल 40 करवाए थे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, लगभग कोई हो सकता है बीच में 40 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो जो थोड़े से हाई लेवल के हो, बाकी ठीक ठीक प्रश्न है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो पहला है शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार और एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद या अवधारणा क्या है। शास्त्रीय उदारवाद, शास्त्रीय का मतलब यहां पे क्या हो जाता है, क्लासिकल आ जाता है। क्या होता है, क्लासिकल यानी प्राचीन, परंपरागत। तो प्राचीन उदारवाद के पुनर्विचार और एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा आइडियोलॉजी का वर्णन करने के लिए, गुड इवनिंग, सबसे उपयुक्त पद, कंसेप्ट, अवधारणा क्या है। तो आप में से आंसर आया बी, बिल्कुल नहीं है बी, बिल्कुल। अगर आपने प्रश्न को अच्छे तरीके से देखा है तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। नहीं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे ए और बी आप बता रहे हो। शास्त्रीय उदारवाद, मैंने क्या कहा, पुराना उदारवाद को जब पुनर्विचार करके तैयार किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, नव उदारवाद। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया था। दूसरा है, किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा, हाँ मैं बता रहा था, नव प्रकार्यवाद, नव मार्क्सवाद। तो ये अलग अलग कंसेप्ट है। नव प्रकार्यवाद किसने दिया था, अलेक्जेंडर ने दिया था। किसने दिया था, ये प्रकार्यवाद में सुधार करता है। नव मार्क्सवाद किसने दिया था, एल्थ्यूजर ने दिया था। तो एल्थ्यूजर है वो मार्क्सवाद में सुधार करते हैं, तो ये नव मार्क्सवाद हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है। किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा या परिस्थिति के अंदर जो वर्ग या परिस्थिति वाली बात थी, तो उसको सामाजिक प्रतिष्ठा को शामिल किनके द्वारा किया गया है, वो है मैक्स वेबर ने। किनके द्वारा, मैक्स वेबर ने। जो समाज में परिस्थिति निर्धारण होता है तो उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी एक महत्वपूर्ण रोल उसका रहता है, क्योंकि हो सकता है मुख्य रूप से वर्ग की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक आधार पर वर्गों की बात की जाती है और 3 वर्ग बताए जाते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग का मतलब क्या है कि जिसकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये मैक्स वेबर कहते हैं कि केवल आर्थिक से ही तय नहीं हो सकता, बल्कि उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी देखी जाती है कि उसने पैसे कमाए कैसे। अगर कोई तस्करी कमाकर, कोई गलत कार्य करके पैसा कमाता, हो सकता है उसने करोड़ों कमा रखे हो, लेकिन उसकी समाज में प्रतिष्ठा कम होगी, तो वो इकोनॉमिक रूप से उच्च होते हुए भी उसकी समाज में स्थिति बहुत ज्यादा उच्च नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे चलना कमेंट। जीआईएस पे कल लगाएंगे, वैसे मैं करवा चुका हूं, नेट वाली करवाएंगे। आगे है 3 नंबर, ट्रोबी एंड द्वीप समूह है, जहां मेलोवंस्की ने वहां की पद्धति का अध्ययन किया था, एक
अनुष्ठानिक विनिमय का, ये विनिमय की एक पद्धति थी। तो किस पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया था, किसके लिए इन्होंने यूज किया था? तीसरे का ए बिल्कुल राइट, कुल्ला रिंग। कुल्ला रिंग की बात इन्होंने की थी। पोर्टलेच की बात है वो मेलोवंस्की के द्वारा नहीं की गई थी। पोर्टलेच है वो एक दावत है जहां पे अनावश्यक रूप से खाना खिलाया जाता है अपनी परिस्थिति को उच्च करके, और ये कुल्ला रिंग है वो एक रिंग टाइप है जो सामाजिक विनिमय का एक साधन है। आगे 4 नंबर, किसने कहा कि जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सामयिक संबंध है? मैं आपके कमेंट पे लास्ट में चर्चा करूंगा क्लास के। जाति प्रथा का भारतीय जनजातीय संस्कृति के सामवें संबंध है, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा था? जीएस गुरिये ने कहा था कि जनजातीय समाज है वो भारत की जाति का पिछड़ा हुआ रूप है। जनजातियां जाति व्यवस्था के पिछड़े हुए हैं। तो बीपीएससी के लिए एग्जाम कब आएगा कब नहीं आएगा इस पे मैं करूंगा क्लास। बीपीएससी के लिए एक अलग से क्लास है वो बना दूंगा मैं दोबारा से। सभी कोर्सेज के लिए एक अलग अलग क्लास है, वो गाइडेंस क्लास है, वो कल और परसों 2 दिन में बना दूंगा। 5 नंबर है, निम्न में से किसने सामाजिक सत्रीकरण संबंधी वेबर के मॉडल निदर्शन को जाति पर प्रयुक्त किया? तो जो मैक्स वेबर का मॉडल था, जो क्लास पावर एंड स्टेटस का था, पावर क्लास और स्टेटस का मॉडल था, उसको भारतीय संदर्भ में लागू किया था आंद्रे बीते ने, और इसे नाम दे दिया था कास्ट क्लास एंड पावर। इसलिए आंद्रे बितेई को भारत का मैक्स वेबर भी कहा जाता है। उन्होंने स्टेटस की बात की थी, इन्होंने स्टेटस के स्थान पर आंद्रे बितेई ने कास्ट का यूज किया, और कास्ट को मैक्स वेबर ने स्टेटस बताया था। एक स्टेटस ग्रुप, एक परिस्थिति समूह का था। मैक्स वेबर ने जाति को क्या कहा था? एक परिस्थिति समूह का था। ठीक है, तो आप दोनों में को रिलेशन हो गया, आंद्रे बेतेई और मैक्स वेबर। तो छठा तो बहुत आसान है, जब कोई नवविवाहित युगल, हाँ ये बीपीएससी के लिए भी आप कर सकते हो ये वाली क्लास। जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के आवास को क्या कहते हैं? तो पुरुष के पिता के घर में कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? पितृस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे पितृस्थानिक कहेंगे। आगे 7 नंबर, निम्न में से कौन विचारवादात्मक आधुनिकीकरण रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है? रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन, विचारवादात्मक या प्रतिलंबित मॉडर्न आधुनिकीकरण। तो कौन है? आधुनिकता के संबंध में रिफ्लेक्सिविटी की बात है वो किनके द्वारा की गई है? एक तो गोल्डनर के द्वारा की गई है, और दूसरा की गई है ममता वर्मा जी, आपका कमेंट बिल्कुल सही है राजेश जी, एंथनी गिडेंस। रिफ्लेक्सिविटी प्रतिबिंबित, प्रतिबंध नहीं यानी दर्पण वाला कार्य वो किसने यूज किया? एक तो गोल्डनर ने किया था। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी की बात है वो गोल्डनर के द्वारा की गई थी, और रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन का प्रयोग है वो एंथनी गिडेंस के द्वारा किया गया है। अब है, दुर्खिम ने निम्नलिखित में से किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी? टोटमवाद को 1912 के अंदर इमाइल दुर्खिम ने 1912 के अंदर इनकी पुस्तक आई थी
द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। चौहान, आहर चौहान जी, हम कल इस पे चर्चा करेंगे, आज लगाना था मुझे लेकिन मैं नहीं लगा पाया। तो ये ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा जनजाति के जांच के आधार पर इन्होंने ये किया था। किसने कहा कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, डायनेमिक्स अप्रोच है? तो पता ही है ये राल्फ लिंटन। किसने कहा था? राल्फ लिंटन के द्वारा ये कहा गया था। आगे लुइस डुमाल्ट ने जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था? लुइस ड्यूमाल्ट या लुइस ड्यूमा द्वारा जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया था? तो इनका जो था मुख्य रूप से वो संरचनात्मक था। इनकी जो पुस्तक थी 1967 में आई थी, हेमो हायरकिक्स, मानव संस्तरण। तो जब संस्तरण की बात की जाती है तो वो क्या है? संरचनात्मक हो जाती है। आगे है सूची ए का सूची बी के साथ में मिलान करना है। सूची ए का सूची बी के साथ में मिलान करना है। तो यहां पे आपको एक दो थ्योरी जो आपको आती हो उनको हमें देखना है। इसमें से मैं देखता हूं कि दो चीजें मुझे पता है, एक विलंबित आधुनिकता, लेट मॉडर्निटी। विलंबित आधुनिकता या लेट मॉडर्निटी, ये कंसेप्ट है एंथनी गिडेंस का। दूसरा है विश्व प्रणाली सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थियरी। ये किनका है? मैनुअल कैसेल्स का। सॉरी, ये आ गया इधर एम्यूअल वालरस्टीन का, एम्यूअल वालरस्टीन का। तो सी का 2, डी का 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए का 4, काल निरपेक्ष समय, यानी समय, टाइमलेस की बात यहां पे की जा रही है। तो ये जो इनका पुस्तक थी सूचना समाज वाली, उसमें इन्होंने ये बात की थी मैनुअल कासेल्स के द्वारा। और अतिशय वैश्वीकर्ता, ग्लोबलाइज, हाइपर ग्लोबलाइजेशन, ये कंसेप्ट किनका है? ये डेविड हेल्ड का है। अच्छी तरीके से याद कर लेना ये कंसेप्ट, नेट के अंदर ऐसे ही ज्यादातर प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। आगे है किसने आधुनिकता की अवस्था को जगरनॉट का नाम दिया था? एक ऐसा जगरनॉट जो कुछ भी नहीं देखता है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, अच्छा बुरा सब उसके अंदर समाहित है। तो ये किसने कहा था? ये भी एंथनी गिडेंस के द्वारा कहा गया है, उपमा दी गई है विलंबित मॉडर्निटी और ये जगरनॉट की। निम्न में से किस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश की बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? स्टेट में पूछा गया, बिल्कुल यही इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश की बजाय विदेश या प्रवासियों के रूप में रहता है? बिल्कुल राइट, ए यहूदी। अगर यहां पे पारसी भी आए तो 2 नंबर पर पारसी लोग ऐसे हैं जो
यहूदियों का मूल देश जो अभी इजराइल है वही है। बाद में ये जर्मनी के अंदर चले गए थे, लेकिन हिटलर के समय जो गैस चैम्बर की घटनाएं हुई थी, यहूदियों को बुरी तरह से मारा गया था और फिर वो पूरी दुनिया में बसने लगे। अब छोटा सा इलाका इजराइल बचा है यहूदियों का। पारसी है वो मूल रूप से अरब देशों के थे, जहां पे अब मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया है। सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी? आधुनिकता को विनाश बताया था, नाशक बताया था। आधुनिकता को सर्वनाश करने वाला, नाशक, विनाशकारी, मृत संस्कृति बताया था किसने? जिगमट वामन ने, जिगमट वामन के द्वारा। मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? वर्चस्व एक प्रकार से हम कह सकते हैं सत्ता के लिए सदैव संघर्ष करते हैं। तो कौन करेगा सदैव संघर्ष? दल, पार्टियां। तो इन्होंने जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था स्त्रीकरण का, उसमें एक था दल, स्टेटस, पावर के साथ में स्टेटस, दल, राजनीतिक पार्टियां। आगे है इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। इतिहास है वो अभिजात वर्ग की कब्रगाह है। ये किसने कहा? विल्फ्रेड प्रेटो ने। किन्होंने कहा? विल्फ्रेड प्रेटो ने ये कहा था कि इतिहास है वो अभिजात वर्ग की कब्रगाह है। क्यों कहा था? इन्होंने कहा कि इतिहास के अंदर इतने अभिजात वर्ग सब खत्म हो चुके हैं और इतिहास के अंदर हम इन्हीं को पढ़ते हैं, तो इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह। आगे सूची ए का सूची बी के साथ में सुमेलन करना है। तो देखो, सत्ता, शक्ति, वेदता, तार्किकता। तार्किकता के अलावा सत्ता, शक्ति और वेदता एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे है नहीं। तो सत्ता, तार्किकता तो ये हो गया, ए हो गया, तार्किक रूप से सुसंगत व्यवहार एवं विचार। सी का एक, तो सी का एक है, तो ये दो तो अपने कट हो गए। बस इतना ही है, अभी देखा ही नहीं अपने, सिर्फ एक देखा है। सत्ता, सत्ता है वो शक्ति का वेद रूप है। सत्ता है वो शक्ति का वेद रूप है। शक्ति है वो निजी स्रोत भी हो सकता है उसका, और वेदता सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियम, सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियम। तो क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा। आगे निम्न में से प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था? तो ये एक बड़ा विवादास्पद प्रश्न रहा है और कई एग्जाम में इसके अलग अलग आंसर दिए गए हैं। ये दो तो नहीं है, मार्क्स के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रभुत्व की अवधारणा दी गई है वो एंटोनियो ग्राहम्स्की के द्वारा दी गई है। एंटोनियो ग्राहम्सी द्वारा भी दी गई है। ये जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इन क्वेश्चन का वीकली टेस्ट है वो संडे को होगा। अब हम जो भी पूरे वीक में पढ़ेंगे उनका वीकली टेस्ट है वो हर संडे को होगा। तो आप अच्छी तरीके से इनको देखिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके नंबर कम आते हैं तो वो फिर आपकी कमी होगी। भी हमने आप 40 क्वेश्चन आज किए, 40 कल किए थे, 40 कल करेंगे, तो ये
120 हो जाएंगे। 120 में से 100 का हम बनाएंगे। इस वीक में कम है, हो सकता है अगले वीक में 5 क्लास हो जाए तो 400 की 200 क्वेश्चन होंगे, 200 में से 100 का टेस्ट होगा, तो उसमें स्कोर कम नहीं आना चाहिए। तो ये पुस्तक है, इनमें हमें जो पता है, बुक के नीचे जो मोबाइल नंबर चल रहा है ये, इस पे आप संपर्क कर लीजिए। तो इसमें आपको मात्र जो है उनका लागत मूल्य वही देना है। तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लेवी स्ट्रॉस, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। पुस्तकों के नाम थोड़े ध्यान से याद रखना। ये स्ट्रक्चर वाली 4-5 पुस्तकें हैं जो सुनने में एक जैसी लगती है यहाँ संडे को। तो सी का 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 यहां पे नजर आ रहे हैं। तो आफ्टर किनशिप पुस्तक इनकी हो जाएगी जेनेट कार्स्टन की हो जाएगी, और अमेरिकन किनशिप पुस्तक है वो डेविड एम स्नाइडर की हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण है, ये आफ्टर किनशिप है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि नातेदारी वाला टॉपिक है, वो लगभग सभी एग्जाम में आता ही आता है। आगे है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु परंपरा और वृहद परंपरा में प्रयुक्त किया है? टेस्ट में अच्छे ना नंबर आते हैं, पता नहीं एग्जाम में क्यों नहीं आते। टेस्ट में भी आने चाहिए, 100 क्वेश्चन है, 100 में से 99 नंबर आपके आने चाहिए। बाय द वे एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन यहां भी अगर 60-70 आएंगे तो फिर परीक्षा में कहां से अच्छे आ जाएंगे। तो एससी दुबे ने परंपराओं की बात की है, लेकिन लघु परंपरा और वृहद परंपरा की बात नहीं की। टीके ओमन ने नहीं की, योगेंद्र सिंह ने नहीं की, मिल्टन सिंगर ने लघु परंपरा और वृहद परंपरा की बात है वो प्रयुक्त किया है, जो रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, मूल रूप से किनके द्वारा दी गई है ये कंसेप्ट? मूल रूप से ये कंसेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय संदर्भ में 100 में से 70 क्यों आएंगे? ऐसे देते हैं वो अलग बात है। अब जो मैं करवा रहा हूं, मैंने कल करवाया, आज करवाया और कल कराऊंगा, इन 100 में से 99 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। इक्कीस नंबर, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिव्यक्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है इसे? 21वें का मैं बता देता हूं, 2 नहीं है ये, बी और सी में से क्या होगा? डी को कट कर दिया मैंने, डी को कट ही कर दिया। बी और सी में से बताइए आप क्या होगा? सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं नहीं है। बी और सी में से क्या होगा? सी हो नहीं होगा। आप सब सी बता रहे हो, सी नहीं होगा। दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा, यानी निंदा नहीं करनी है। निंदा करेंगे, अपनी संस्कृति को सर्वोच्च मानकर दूसरे की संस्कृति की आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, तो उसे हम कहते हैं नर जाति केंद्रवाद, स्वजाति केंद्रवाद। और जब हम दूसरे की संस्कृति की तुलना अपनी संस्कृति से नहीं करेंगे, बल्कि उसके संदर्भ में ही करेंगे, यानी ये कहूं कि तुम्हारी संस्कृति बुरी है, मेरी संस्कृति अच्छी है, तो इसे नर जाति केंद्रवाद कहते हैं। और जब कहते हैं तुम्हारी भी संस्कृति अच्छी है, मेरी भी संस्कृति अच्छी है, तो उसको बोलते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद।
तो राइट आंसर क्या होगा? बी। इसीलिए मैंने आपसे ऑप्शन मांगे कि ये एक जैसे लिखते हैं, लेकिन इसको लैंग्वेज को और अधिक घुमाया जा सकता है। आगे, वेन गेनप अपनी किस अवधारणा के लिए विख्यात हैं? वेन गेनप थिंकर है, वो किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है? सी बिल्कुल राइट, जीवन यात्रा संस्कार, इट्स लाइफ पैसेज, जीवन यात्रा संस्कार के लिए वेन गेनप है वो जाने जाते हैं। 23 नंबर है, भूमिका द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है। देखो, भूमिका द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है, किसका सामना करता है? भूमिका साझेदारों की भिन्न मांग। द्वंद्व कब होगा? जब उसमें भिन्नता आएगी। ठीक है, भूमिका साझेदारों की भिन्न प्रत्याशाओं का, बिल्कुल, भूमिका साझेदारों का सादृश्य मांग, यानी एक जैसी मांग होगी तो भूमिका द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व का मतलब ही दो है, द्वंद्व का मतलब ही द्वंद्व, या तो ये या ये। जब एक ही चीजें होगी, भी मान लेते हैं कि दो दोस्त है मेरे, मैं यहां पे हूं, एक दोस्त मेरा कहता है कि आज आपको मेरे साथ इधर चलना है, और एक कहता है कि इधर चलना है। ये भूमिका द्वंद्व है। मैं द्वंद्व में फंस गया कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, लेकिन मेरे दो दोस्त हैं जो यहीं रहते हैं, वो कहते हैं इधर चल, तो कोई द्वंद्व नहीं है। तो सादृश्य प्रत्याशाओं का कोई द्वंद्व नहीं होता है। तो ए और दो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। द्वंद्व यानी जब दो चीजें विपरीत होती है। एक व्यक्ति डॉक्टर है, वह अपने मरीजों के का उपचार करता है, उन्हें उपचार बताता है, कंपाउंडर का भी काम देखता है, वो कंपाउंडर क्या काम कर रहा है, सफाई कर्मचारियों का भी काम देखता है, सबका कार्य वो देखता है। तो ये डॉक्टर की क्रियाएं क्या बनाती है? एक परिस्थिति समूह है, भूमिका समुच्चय, बहुविध परिस्थितियां, बहुविध भूमिकाएं। बिल्कुल राइट, भूमिका समुच्चय। एक ही परिस्थिति, परिस्थिति उसकी क्या है? डॉक्टर की है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी भूमिकाएं हैं, तो उनको कहते हैं भूमिका समुच्चय। बहुविध भूमिकाएं क्या कहेंगे? यहां आता ना कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर की भी भूमिका निभाता है, वो एक पति की भी भूमिका निभाता है, वो एक पिता की भूमिका भी निभाता है, तो उसे कहेंगे बहुविध भूमिकाएं। 25 नंबर है, सामाजिक व्यवस्था में किसी स्तर परिस्थिति का संबंध किससे है? सामाजिक व्यवस्था में किसी स्तर परिस्थिति का संबंध किससे है? स्तर परिस्थिति का संबंध किससे है? विशिष्ट प्रत्यक्षाओं से, विशिष्ट अधिकारों से। परिस्थिति का संबंध किससे? भूमिका से। भूमिका क्या है? भूमिका कर्तव्य और अधिकारों की, कर्तव्य और अधिकारों की व्यवस्था है। तो कर्तव्य भी है, प्रत्यक्ष भी है, अधिकार भी है, असीमित अधिकार नहीं है। तो एक चार, एक दो और चार, एक दो और चार, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से किसने सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की है? इसका बताइए। इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, ये सारे के सारे हैं वो संदर्भ समूह से ही जुड़े हुए हैं। छब्बीसवें का बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? बी और सी बता रहे हैं। देखो, ए और डी को तो आपने माफ कर दिया,
सबसे पहले किसने किया था? 1942 में किया था। इनका एक लेख था एच हाइमन का, द स्टेटस ऑफ, कुछ ऐसा भी मैं पूरा याद नहीं कर पा रहा हूँ, ग्रुप ऐसा कुछ था, तो उसमें इन्होंने ये हाइमन ने ये किया था। 27 नंबर है, किसने कहा कि बहुपति प्रथा एक नर जातीय वर्णन की जिज्ञासा है? बहुपति प्रथा एक नर जातीय वर्णन की जिज्ञासा है। ए बिल्कुल राइट, जेपी मर्डोक। नरजातीय वर्णन यानी बहुपति विवाह है जो नरजाति अध्ययन करते हैं उनकी एक जिज्ञासा है। आगे निम्नलिखित में से प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण क्या है? तो अपने को पता है, परिवार, समूह और स्कूल। जेल है वो द्वितीयक समाजीकरण का है, तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, तो ए राइट हो जाएगा, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल मानता है? ये इंपॉर्टेंट है। 29वां इंपॉर्टेंट है कि कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल मानता है? ए, बीच में एक सी आया, देखो सी और ये डी तो बाद की बात है, तो यहां पे कौन है? बर्नस्टीन। बर्नस्टीन बी इसका राइट आंसर है। बर्नस्टीन, ये कथन वाले हैं, ये थोड़ा रटना ही पड़ते हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे कि ये कथन किनका है। पियाजे ने जो संज्ञात्मक समाजीकरण का कौन सा दिया था? संज्ञात्मक थियरी दी थी, तो उसमें होता है कि संज्ञा यानी पहचान से संबंधित, तो समाजीकरण में उनकी पहचान थी संज्ञात्मक। हाँ, और ये क्या है? भाषाई संचार की बात की बर्नस्टीन के द्वारा की गई है। 30 नंबर है, हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका पवित्रता और अपवित्रता का विचार जाति प्रथा में प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ पे ये है लुइस ड्यूमा, जिन्होंने जाति के संदर्भ में पवित्रता और पवित्रता की, इस वजह से कई बार इनको सांस्कृतिक सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को मान लिया जाता है। 31 नंबर है, सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था, ऑप्शन ए बदले, बी अस्थिर रहे, सी स्थिर रहे, डी प्रगति करे। तो 31वें का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी बिल्कुल राइट। भी जो उच्च वर्ग है वो चाहता है कि हमेशा ये स्तर बना रहे। आगे है, आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को निम्न में से किस रूप में देखा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। आधुनिकीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्रांतिकारी, उद्विकासीय, आकस्मिक, बलपूर्वक? तो किस प्रकार की है? उद्विकासीय। आधुनिकीकरण एक उद्विकासीय यानी एक पहले परंपरा आई है फिर आधुनिकीकरण है। प्रगति के रूप में बताया गया, मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि इसमें मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें ए नहीं होगा क्योंकि इसमें दूसरा कथन है, वो कोई सार्वभौमिकता की बात नहीं करता है, सर्वकालिकता की बात नहीं करता है, तो ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, बी और सी में कोई आंसर होगा। अगर ये लाभदायक है तो ये बी आंसर होगा, अगर नहीं है तो फिर सी आंसर होगा, तो इसलिए मैं एक बार इसको छोड़ रहा हूं। तो ये आधुनिकीकरण निश्चित रूप से क्या है? उद्विकासात्मक है। पहले आदिम समाज आया, फिर सरल समाज आया, फिर जटिल समाज आए, आधुनिक समाज आए, उत्तर आधुनिक समाज आएंगे,
तो ये उद्विकासीय प्रक्रिया है। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के विषय में सबसे पुराना विचार है? तो सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पुराना विचार है वो कौन सा है? सी, उद्विकासीय है। तो हमारे जितने भी, नहीं चक्रीय नहीं है, द्वंद्वात्मक भी नहीं है, हमारे जो कोम्टे है, स्पेंसर है, इमाइल दुर्खिम है, मार्क्स है, ये विकासवादी थे, उद्विकासीय थे, इवोल्यूशन थे। आगे निम्न में से यह है किसका कथन है कि समाज साम्य के समान है? समाज साम्य के समान है। तो किसने माना? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने माना? हर्बर्ट स्पेंसर ने माना था। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना के निर्णायक अव्यय स्थायी नियम, भूमिकाएं और सामाजिक संस्थाएं है? सामाजिक संरचना के निर्णायक तत्व, 3 प्रकार के निर्णायक तत्व है वो बताए गए हैं। नंबर 1 स्थायी नियम, 2 भूमिकाएं और 3 सामाजिक संस्थाएं। तो सामाजिक संरचना के संदर्भ में ये किन्होंने बताए हैं? ए बिल्कुल राइट, एस एफ नाडेल ने। एस एफ नाडेल ने। आगे है, निम्न में से किसका तर्क है कि सामाजिक संरचनाओं को पुनरावर्तीय सूक्ष्म अंतःक्रियाओं के प्रतिरूपों में आनुभाविक रूप से परिणत किया जा सकता है? बहुत बार ये परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे आपको पता है कि संघर्षवादी सिद्धांत है। तो संघर्ष का जो सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था कोलिंस ने। किसने दिया था? कोलिंस ने। तो ये सामाजिक संरचनाओं के संबंध में कि पुनरावर्तीय सूक्ष्म अंतःक्रियाओं के पैटर्न या प्रतिरूपों का आनुभाविक अध्ययन है, तो ये किसने कहा था? कोलिंस के द्वारा कहा गया था। आगे, डेरिंडा के अनुसार भाषा क्या है? एक व्यवस्थित और स्थिर अवस्था है, नहीं। एक अव्यवस्थित और स्थिर व्यवस्था है, नहीं। एक अव्यवस्थित और एक अस्थिर व्यवस्था है, सी। उनकी भाषा संदर्भ के हिसाब से बदलती रहती है। तो अव्यवस्थित और एक अस्थिर अवधारणा है। आगे है, कौन मानता है कि द्वैधताएं कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम में है? निम्नलिखित में से कौन ये मानता है कि द्वैधताएं कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम में है? बी बिल्कुल राइट, डेरिंडा ने ही ये द्वैधताओं के आधार पे कहा था कि ये समतुल्य नहीं है बल्कि सोपानिक क्रम में है, ये बदलती भी रहती है और बराबर नहीं होती है, ये ऊपर नीचे के क्रम में होती है, डेरिंडा। आगे है 40 नंबर, निम्न में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग करते हुए भारत और पश्चिम में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग करते हुए जिसने भारत और पश्चिम के सामाजिक स्त्रीकरण की तुलना की थी, तो बताइए 40वें का राइट क्या होगा फटाफट? 40वें का बताइए क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं, अभी इनको पढ़ चुके हैं। चालीसवें का ए बता रहे हैं, डी बता रहे हैं,
बी बता रहे हैं, तो बी को छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। और उस मैक्स वेबर के सिद्धांत को भारतीय संदर्भ में लागू किसने किया था? आंद्रे बितेई ने किया था। तो पश्चिम के जो मैक्स वेबर का सिद्धांत था उसको ही, उससे तुलना करते हुए भारतीय समाज के साथ तुलना की थी। तो किसने की थी? आंद्रे बितेई ने की थी। किसने की थी? आंद्रे बितेई के द्वारा ये भारत और पश्चिम की सामाजिक स्त्रीकरण व्यवस्था की तुलना की गई थी। उसमें स्टेटस के स्थान पे इन्होंने यहाँ पे कास्ट शब्दावली का यूज किया। तो ये आज की हमारी क्लास थी, और इसका कल भी एक होगी, इसमें 40 क्वेश्चन और करवाएंगे, और लास्ट में हम इसका टेस्ट है वो लेंगे। बाकी इंट्रोड्यूस क्लास है या लास्ट के दिनों में हम कैसे तैयारी करें, इस पे हम कल है वो चर्चा करेंगे, नेट के लिए और जीआईएस के लिए और उत्तराखंड पीजीटी के लिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।